हेलो स्टूडेंट, मैं यूसुफ पॉलिटेक्निक स्टडी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे कि आपने अपना पिछला लेक्चर देख ही लिया है, लेक्चर नंबर 3 आपने देख ही लिया है। तो उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी, फिर पीएलसी का वर्किंग प्रिंसिपल, आपके पीएलसी वर्क कैसे करती है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो हमने पढ़ लिया था वो पढ़ लिया था फंक्शन ऑफ पीएलसी, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया था? फंक्शन ऑफ पीएलसी के, यानी कि पीएलसी के फंक्शन के होते हैं। तो ये सब कब पढ़ा था हमने? अपने पिछले जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, उसमें हमने पढ़ लिया था। और अभी हमारा पहला ही चैप्टर चल रहा है, ठीक है। उसके जो अब आगे के जनरल टर्म्स पे चलते हैं, ठीक है। जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जनरल टर्म्स ऑफ पीएलसी, पीएलसी के जनरल टर्म्स। तो पीएलसी के जनरल टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए आप, पीएलसी में उपयोग होने वाले सामान्य बिंदु, यानी पीएलसी में उपयोग होने वाले सामान्य बिंदु तो कितने पे हैं हमारे? 10 पॉइंट हैं इसमें, ठीक है। सामान्य बिंदु कितने हैं? 10 पॉइंट्स हैं, जिसमें नंबर 1 आता है डाउनलोडिंग, फिर आता है रन मोड, फिर आता है DIN रेल मोड, DIN रेल होता है, फिर उसके बाद चेसी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद चेसी आ गया, चेसी के बाद आ गया प्रोसेसर स्कैन, पिछली बार भी बताया था ना प्रोसेसर क्या होती है। फिर उसके बाद प्रोग्राम स्कैन, ठीक है। फिर क्या आ गया आगे? प्रोग्राम स्कैन के बाद आ गया वॉचडॉग टाइमर, फिर हो गया अपलोडिंग, फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग मोड, ठीक है। प्रोग्रामिंग मोड के बाद आता हमारा बॉड रेट, ठीक है। ये हमारे 10 पॉइंट है। अब इस 10 पॉइंट को थोड़ी डिटेल में जानेंगे। डिटेल में क्या होता है? देखो, सबसे पहले हमारा आ गया इसमें डाउनलोडिंग में क्या है कि जब प्रोग्रामिंग डिवाइस से हमने कोई प्रोग्राम बनाया, जैसे हमने कोई एक, ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एक ये लेटर डायग्राम बनाया, ठीक है। मैं हर बार यही एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा आसान समझना यही डायग्राम है। आप कभी समझते हो कि सर को एक ही याद है, ऐसे ऐसे बहुत अच्छे, बहुत टफ डायग्राम भी होते हैं, ठीक है। ऐसे कोई एक डायग्राम है, ठीक है। ये हमने बना लिया, हमारे किस में है? ये प्रोग्रामिंग डिवाइस में है। तो प्रोग्रामिंग डिवाइस है, ये पूरा का पूरा लेटर डायग्राम इसमें अपलोड किया जाएगा ना, इस प्रोग्रामिंग डिवाइस से इसमें को इंस्टॉल यानी डाला जाएगा। तो पीएलसी के लिए ये टर्म्स जो इसके अंदर को ये पूरा प्रोग्राम आ रहा है, तो जब पीएलसी के नज़रिए से देखेंगे तो ये क्या हो रहा है? डाउनलोड आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक वीडियो डाउनलोड कर रहे हो अपने फ़ोन में, तो सैटेलाइट के मीडियम से वो है अपलोडिंग, के आपके फ़ोन मतलब सैटेलाइट से जारी है, लेकिन आपके फ़ोन में तो वो डाउनलोड हो रही है ना। तो हम पीएलसी के नज़रिए से देखते हैं। तो पीएलसी के नज़रिए से जब प्रोग्रामिंग डिवाइस से पीएलसी में को जब वो प्रोग्राम आता है, तो पीएलसी की तरफ से देखने पर वो क्या हो रही होती है? पीएलसी में डाउनलोड हो रहा होता है ये पूरा का पूरा प्रोग्राम। तो ये क्या हो गई? हमारी डाउनलोडिंग हो गई, ठीक है। दूसरा हमारा जो टॉपिक बनता है, दूसरा टॉपिक ये बनता है कि हमारा रन मोड आ गया। रन मोड का मतलब है कि पीएलसी हमारी क्या होनी चाहिए? वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। उसके लिए क्या क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए? उसकी स्पेशलिटी ये होनी चाहिए कि जितने भी इनपुट कार्ड, आउटपुट कार्ड, CPU और क्या हमारे पावर सप्लाई है ना, इसमें क्या क्या रन मोड के लिए इनपुट, आउटपुट, CPU और क्या हमारा रिमोट कार्ड, जितने भी रिमोट कार्ड होंगे उनके प्रॉपर तरीके से फिटमेंट अच्छी होनी चाहिए, यानी इसके जो स्क्रू वगैरह है वो अच्छे से टाइट होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज़, जो सप्लाई कनेक्शन है हमारे, चाहे वो पावर सप्लाई के लिए है, चाहे वो इनपुट कार्ड के लिए या आउटपुट कार्ड के लिए, किसी भी कार्ड के लिए हो, तो उसके जो हमारे स्क्रू होते हैं वो हमारे जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होते हैं अच्छे से टाइट होने चाहिए। फिर दूसरी चीज़, पीएलसी के अंदर प्रोग्राम अपलोड होना चाहिए। जब वो प्रोग्राम उसके अंदर पहले से ही अपलोड होगा यानी एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम, तो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जैसे हम उसको सप्लाई दें तो हमारा क्या हो, उसमें वर्किंग कंडीशन शुरू हो जाए, यानी हमारी पीएलसी उसमें वर्क करना शुरू कर दे, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि रन मोड क्या है, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा वीडियो को वापस करें, मेरी जो मैंने बताया आपको उसको दोबारा सुनेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं DIN रेल। DIN रेल क्या होता है? देखो, DIN रेल, एक मिनट। DIN रेल देखो कुछ ऐसी होती है कि जिसके ऊपर DIN रेल एक लोहे की बेस प्लेट होती है, किसी भी मेटल की क्या होती है? वो बेस प्लेट होती है। उस बेस प्लेट के ऊपर क्या है? पीएलसी की क्या लगाई जाती है? चेसी लगाई जाती है। और पीएलसी की चेसी लगा दे जाते हैं किसके ऊपर? हमारे DIN रेल के ऊपर,
ठीक है। DIN रेल एक फिटमेंट के लिए होती है, यानी PLC जहाँ फिट की जाएगी उसके लिए DIN होती है, जो कि मेटल्स की बेस प्लेट होती है। इसी के ऊपर क्या किए जाते हैं, सारे रिमोट मतलब जितने भी PLC यूनिट हैं वो इस पे DIN रेल पे, या फिर और भी कोई डिवाइस हमें अगर लगानी हो, जैसे रिले लगानी हो, टाइमर जो हमारे हार्ड उसके होते हैं ज़्यादा बोर्ड के लिए, PLC से अलग टाइमर हो गया, और क्या रिले हो गए, और भी बहुत सारे कॉन्टैक्टर या पुश बटन वगैरह अगर पैनल में लगा रहे हैं तो उस सब के लिए क्या है, ये लगी हुई होती है DIN रेल। अब आता है हमारा चेसी का नंबर, ठीक है। चेसी क्या होती है, देखो चेसी क्या होती है अभी बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए हमारी ये DIN रेल हो गई, DIN रेल के ऊपर हमारा लग जाता है चेसी लगता है। चेसी के अंदर ऐसी सुविधा होती है कि थोड़ा इस तरह से ये इलेक्ट्रिकली कनेक्शन होते हैं इसके नीचे अंदर, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिकली कनेक्शन होते हैं। तो हर जगह पे एक एक रिमोट कार्ड ऐसे करके लगा दिया जाता है, जिससे कि ये सारे एक साथ भी रहते हैं और साथ ही साथ क्या है, इनमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी मिल जाता है। ये क्या होता है, इसका चेसी होता है, यानी कि सारे कार्ड्स को एक साथ इकट्ठा करके रखने वाला इक्विपमेंट होता है। यानी जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको एक जगह इकट्ठा करने के लिए क्या होता है, हमारा चेसी। आपने एग्जाम्पल के तौर पे आपने सुना ही होगा कि गाड़ी की चेसी, गाड़ी का पूरा एक चेसी बना होता है, पूरी गाड़ी उसी के ऊपर बनाई जाती है, उसी से ही हमारे पहिए जुड़े होते हैं, उसी से इंजन, उसी से टायर। इसी तरह से PLC के लिए भी एक पूरा चेसी बनाया जाता है, और DIN रेल होती है उसके अंदर, जिसके ऊपर PLC को माउंट किया जाता है, ठीक है। आई होप आप इसको समझ गए होगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेसर स्कैन। अब प्रोसेसर स्कैन क्या है, पिछली बार आपको बताया था ना कि प्रोसेसर क्या होती है। जो हमारी प्रोसेसर होती है वो क्या करती है, स्कैन करती है हमारे अपलोड किए गए प्रोग्राम को। तो इसमें देखो कुछ टर्म्स हैं, मैंने आपको लिख दी है इसमें। देखो क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस का मूल्यांकन। जो हमने इंस्ट्रक्शंस बनाई, ये जो इंस्ट्रक्शंस अभी बनाई थी ना मैंने, ये लैडर लॉजिक डायग्राम, इसको मैं बना रहने दूंगा आपके, क्योंकि इसका बार बार यूज़ करना पड़ता है, तो मैं इसको आपका इरेज नहीं करूँगा, ठीक है। इसी को देखते रहना। मान लीजिए कि इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस का क्या करेगी, मूल्यांकन करेगी। जैसे ही इसको सप्लाई दी जाएगी और इसके पास कोई कमांड जाएगी, इनपुट या आउटपुट कमांड जाएगी, तो क्या करेगा, ये इसको तुरंत स्कैन करेगा। स्कैन करके क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन का मूल्यांकन करेगा कि कौन सी पोजीशन पे कौन क्या है। मान लीजिए जैसे कि ऑन टाइम होगा, तो ऑन टाइम में ये ऐसे ब्लू सा हो जाएगा, तो हमारा ये फंक्शन मिलेगा, और ये इसका अपोजिट रहेगा। ऐसे करके इनपुट आउटपुट मिलता है ऐसे, यानी कि इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा हमारा आउटपुट जनरेट है, ठीक है। इसके अंदर ये वाला है हमारा NO स्विच, और ये क्या है हमारा NC। NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, NO का मतलब हो गया नॉर्मली ओपन, और NC का मतलब हो गया नॉर्मली क्लोज, ठीक है। ये हो गया नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। तो ये स्विच जो है ये NO है, और ये क्या है NC है, ठीक है। तो नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज आप समझ ही गए, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस का मूल्यांकन करता है, यानी उसका तोल मोल करता है, यानी कि पता करता है इसमें क्या है क्या नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा आता है हमारा आउटपुट अपडेट। इनपुट को देख के इनपुट देखता है, इनपुट अपडेट हो गया मेरे पास, अब मुझे आउटपुट भी अपडेट कर देना चाहिए। आउटपुट अगर ऑन है तो ऑन कंडीशन दिखाएगा, ऑफ है तो ऑफ कंडीशन दिखाएगा। तो वो क्या हो गया, हमारा आउटपुट अपडेट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इनपुट कंडीशन स्टोर करना। यानी जैसे ही हमने इनपुट कंडीशन दी, यानी ये या फिर किसी सेंसर से इनपुट कंडीशन मिली, तो जैसे ही इनपुट उसे मिलेगा तो वो कंडीशन ऐसे ब्लू कलर में हो जाएगी, ऐसे ब्लू यानी कि कलर में दिखाई देगी। तो वो क्या है, इसकी इनपुट कंडीशन है, वो क्या हो गई, स्टोर हो गई, और उसी से एक्शन मिलेगा हमें आउटपुट के लिए। यानी हमेशा आउटपुट जो डिपेंड करेगा वो इनपुट पे डिपेंड करेगा, और आउटपुट से भी कभी कभी आउटपुट से ही फीडबैक लेकर इनपुट को दे दी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं अन्य PLC कम्युनिकेशन। अगर मान लीजिए हमारे पास 2-3 पैनल हैं PLC के, बड़ी हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो जब बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी तो उस बहुत बड़ी इंडस्ट्री में क्या होगा, एक पैनल से दूसरे पैनल को कम्युनिकेशन चाहिएगा। हो सकता है हमें बहुत सारा डाटा भेजना पड़े, हो सकता है जो एक मॉडल हम बना रहे हैं किसी उस पर फ़ोन का कोई मॉडल बना रहे हैं, वही मॉडल कोई दूसरी मशीन में बना लेंगे और उसके लिए अलग कोडिंग भेज दी जाए, तो क्या होता है, वो भी एक डाटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। उसमें तो पैनल टू पैनल कम्युनिकेशन की यहाँ क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है,
ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देते हैं यूज़र प्रोग्राम हल करना। यानी यूज़र प्रोग्राम हल करने का मतलब है कि हमने जो इक्वेशंस हैं ये कि ये ऑन ये ऑफ इन दोनों का इक्वेशन को सॉल्व करना, या फिर और भी बहुत सारे हमारे डेटा बिट आते हैं इसके अंदर ऐड करना, सब्सट्रैक्शन करना, जैसे कि हमारी वो आते हैं ना बाइनरी कोडिंग में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब भी क्या करती है प्रोसेसिंग स्कैन ही उसको प्रोग्राम को क्या करती है हल करती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोग्राम स्कैन। अभी तो क्या ये प्रोसेसर स्कैन था, अब क्या आ गया प्रोग्राम स्कैन। जो हमने ये लैडर लॉजिक डायग्राम बनाया इसी को बोला जाता है प्रोग्राम। ठीक है। बहुत टाइम से प्रोग्राम सुन रहे हो। इस तरह का जो डायग्राम होगा ना आपका लैडर लॉजिक डायग्राम, इसी को क्या बोला जाता है प्रोग्राम बोला जाता है। पर पूरा नाम बोलेंगे उसको लॉजिकल प्रोग्राम, यानी लॉजिक है ना, लॉजिकल प्रोग्राम। जैसे ही उसमें लॉजिक डाल देंगे हम, यानी कि ये लॉजिकल प्रोग्राम जैसे ही उसमें अपलोड कर देंगे तो क्या होगा, जैसे ही हमें कुछ वर्किंग करनी होगी तो पीएलसी हमारी क्या करेगी, उसको स्कैन करेगी, प्रोग्राम को क्या करेगी स्कैन करेगी। तो बिना स्कैन के तो पता ही नहीं लगेगा ना हमारा इनपुट कहाँ है आउटपुट कहाँ है। तो देखो पिछले वाले टॉपिक से ही थोड़ा सा सिमिलर हो रहा है हमारा ये प्रोग्राम स्कैन। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमारा क्या है वॉच डॉग टाइमर। वॉच डॉग, वॉच में देखना है ना, डॉग टाइमर, वॉच डॉग टाइमर, इसका मतलब ये है कि पीएलसी अपने आप में ये देखती है कि जो एक्चुअल टाइम है और जो उस कमांड को देने के लिए टाइम है वो उन दोनों का अंतर पता करती है। वो ये देखती हैं कि टाइम से आगे तो नहीं है, क्योंकि पीएलसी में टाइम सेट करना पड़ता है। जैसे ही मान लो हमारे 10 बज रहे हैं तो वो रियल टाइम को कैलकुलेट करेगी। क्या करेगी, रियल टाइम को कैलकुलेट करेगी, यानी उसकी जो वर्किंग है उसी टाइम हो रही है जिस टाइम उसको कमांड मिली है या नहीं, उसी को बोला जाता है वॉच डॉग। यानी कि वो हमेशा देखती रहती है टाइम को कि मेरा काम सही समय पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी वजह से डिले तो नहीं हो रहा। अगर डिले होगा तो वो इंडिकेशन दे देगी, मतलब एक संकेत दे देगी कि हाँ काम लेट हो गया। तो वो क्या काम करता है वॉच डॉग। ये उसके अंदर एक ऐसे समझ लीजिए सॉफ्टवेयर के अंदर एक पहले से ही प्रोग्राम बिल्ट है जो ये देखता है कि पीएलसी एग्जैक्ट टाइम पे काम कर रही है या नहीं। ठीक है। वो उसके लिए क्या है वॉच डॉग टाइम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 8वें नंबर पे आते हैं अपलोडिंग। यहाँ पढ़ा था आपने डाउनलोडिंग, ये हो गया अपलोडिंग। दोनों के लिए एक सा है, बस कंडीशन ये है कि जब प्रोग्रामिंग डिवाइस से पीएलसी में या फिर किसी प्रोग्रामिंग डिवाइस लाइक कंप्यूटर से या फिर हमारा लैपटॉप है, किसी भी चीज़ से अगर हम प्रोग्राम अपलोड यानी कि इसमें डाल रहे हैं तो इसकी तरफ से इधर भेजे जाने वाला प्रोग्राम क्या है अपलोडिंग है। फिर दूसरी बात इसके अंदर, अगर प्रोग्रामिंग पीएलसी का पूरा प्रोग्राम पहले से ही हमारे पास कंप्यूटर में स्टोर है और उस स्टोर डिवाइस से किसी दूसरे में हम अगर उसको डाल रहे हैं तो वो कंडीशन हमारी अपलोडिंग कंडीशन कहलाएगी। देखिए आप कोई वीडियो अगर किसी को भेजते हो तो वो आपकी तरफ से अपलोडिंग होती है, और जब आप किसी भेजी हुई वीडियो को डाउनलोड करते तो वो तो यानी आपके पास आ रही है तो डाउनलोड और आपसे जा रही है तो वो क्या हो गई अपलोड। तो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में आप अंतर समझ ही गए होंगे। तो अपलोडिंग क्या है, यानी प्रोग्रामिंग डिवाइस से पीएलसी में को इंस्टॉल एग्जीक्यूट करना प्रोग्राम को क्या है अपलोडिंग है। फिर दूसरी चीज, इस प्रोग्रामिंग डिवाइस से किसी दूसरी प्रोग्रामिंग डिवाइस में को अगर वो बनाया हुआ लॉजिकल डायग्राम या बनाया हुआ लॉजिक हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में को अगर डालते हैं तो वो भी क्या होगा हमारा अपलोडिंग होगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रोग्राम मोड। देखो वही प्रोग्राम मोड क्या है, प्रोग्राम मोड वो कंडीशन है जब हम प्रोग्राम को उसमें एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि पीएलसी में जब हम प्रोग्राम को अपलोड करते हैं तो अपलोड करते समय जो उसका मोड है पीएलसी के अंदर मोड होते हैं, 3-4 मोड होते हैं। एक रन मोड होता है, एक एडिट मोड होता है और तीसरा होता है हमारा क्या प्रोग्राम
मोड, ये एक सॉफ्टवेयर कंडीशन होती है, सॉफ्टवेयर कंडीशन होती है। रन मोड का मतलब है पीएलसी काम कर रही है, बिजी है। दूसरा एडिट मोड होता है। एडिट मोड तब होता है जब हम इस ऐसे प्रोग्राम को चेंज कर रहे हो, मतलब चेंज करना चाहें तो पीएलसी में एडिट भी कर सकते हैं ना। पीएलसी को मैंने बताया था आपको पहले भी कि पीएलसी में प्रोग्राम को एडिट किया जा सकता है। तो दूसरा आता है हमारा एडिट मोड, तीसरा होता है प्रोग्राम मोड। यानी जब हम बना के पूरा प्रोग्राम उसमें जब अपलोड करेंगे या उसमें एग्जीक्यूट करेंगे तो उस टाइम हमारी पीएलसी उस टाइम जो हमारी पीएलसी क्या होनी चाहिए, प्रोग्राम मोड में होनी चाहिए। यानी कि सॉफ्टवेयर को अपलोड करते समय क्या होनी चाहिए, पीएलसी प्रोग्राम मोड में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बॉड रेट। बॉड रेट क्या होता है, डाटा जो होता है ना हमारा, बाइनरी डाटा को प्रति सेकंड में क्या करती है, उसको पढ़ के रखती है। बाइनरी डाटा को प्रति सेकंड के हिसाब से, यानी सेकंड के हिसाब से क्या करती है, उसको अच्छे से मॉनिटर करके रखती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन यानी कि सीरियल वाई 1 by 1 हमारा क्या रहता है, कम्युनिकेशन रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है सीरियल कम्युनिकेशन के द्वारा प्राप्त या स्थानांतरित किया जाता है पूरा डाटा। जो बाइनरी डाटा होता है ना प्रति सेकंड, वो प्राप्त किया जाता है, या तो प्राप्त किया जाता है या फिर स्थानांतरित किया जाता है किसके लिए, बॉड रेट के द्वारा। और उसकी जो रेटिंग है ना वो ये है कि वो 50 से लेके कितना 19,200 बाउंड रेट होता है इसका। ठीक है, चलो फिर अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो आगे अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखो अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ पीएलसी। पीएलसी के क्या रख रखाव, पीएलसी के क्या क्या रख रखाव होते हैं इसको देखेंगे। सबसे पहला होता है इनपुट आउटपुट के टर्मिनल चेक करने चाहिए। यानी कि आपके जो इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल है उनके जो स्क्रू हैं वो सब क्या करने चाहिए, आपको चेक कर लेने चाहिए। आपके मान लीजिए ये पीएलसी में पावर सप्लाई हो गई और आपका सीपीयू, तो इसके जो बोल्ट्स वगैरह होंगे यानी कि नट बोल्ट इसके क्या टाइट होने चाहिए, ढीले ना हो जाए किसी वजह से। अगर ढीले होंगे तो उसमें क्या होगा, थोड़ी थोड़ी जो स्पार्किंग सी होगी और उसकी वजह से टर्मिनल जल सकते हैं या फिर पीएलसी में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा हमारा आता है मेंटेनेंस के समय पावर ऑफ होनी चाहिए। जब आप इसकी मेंटेनेंस करो, कुछ भी रख रखाव करो ना इसमें, यानी पीएलसी पे कोई अगर काम कर रहे हो आप या किसी वजह से पीएलसी के कोई टर्मिनल लूज हो गया, कुछ भी हो गया, तो पावर ऑफ करने के बाद ही उस पर काम करेंगे। मेंटेनेंस का मतलब होता है इसकी रख रखाव करना, यानी रख रखाव के समय क्या होना चाहिए, पावर ऑफ होनी चाहिए। मेन पॉइंट है पावर ऑफ होनी चाहिए। फिर दूसरी आता है इनपुट आउटपुट मोड क्या होना चाहिए, टर्मिनल चेक कर लेने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा टर्मिनल का कोरोजन चेक करना चाहिए। कोरोजन मतलब अगर इसके टर्मिनल पे कहीं जंग तो नहीं लग गया है, जो इसके टर्मिनल होते हैं उस पर जंग तो नहीं लगा। जंग लगा है तो उसको क्लीनर से या किसी केमिकल से उसको साफ करके या रुमाल से साफ करके फिर उसके बोल्ट को अच्छी, यानी उसके जो स्क्रू हैं उसको अच्छे से टाइट कर देना चाहिए। यानी कि कोरोजन टेस्ट, कोरोजन चेक करना चाहिए उसका। फिर तीसरी चीज़, पीएलसी मान लो खुले वातावरण में है, पैनल के अंदर बंद नहीं है या फिर कोई ऐसी प्रोटेक्शन उस पर नहीं लगी हुई है, तो वो डस्ट फ्री होनी चाहिए। यानी कि धूल, जो हमारी धूल होती है, धूल उस पर अगर लग गई है तो उसको क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए, धूल को साफ कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पेयर पार्ट्स। यानी हर देखो जहां आपने पीएलसी यूज़ की है, कहीं पे पीएलसी अगर आपने यूज़ की है तो क्या होगा, आपके पास एक स्टोर होना चाहिए। उस स्टोर के अंदर उसके स्पेयर पार्ट्स होने चाहिए। स्टोर में स्पेयर पार्ट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, स्पेयर पार्ट्स आपके पास पहले से ही होने चाहिए। जैसे ही आपकी पीएलसी में कोई प्रॉब्लम आएगी तुरंत आप उसके स्पेयर पार्ट्स को तुरंत चेंज कर देंगे और हमारा प्रोडक्शन बंद होने से रुक जाएगा। यानी हमारी जो मशीन है कंटिन्यू वर्क करती रहेंगी। कुछ थोड़ी देर के लिए रुकेगी जितनी देर हमें पार्ट चेंज करने में लगेगा। मान लीजिए आपने अपने स्टोर में पार्ट्स नहीं है, किसी वजह से सीपीयू खराब हो गया, सीपीयू हमारे पास स्टोर में नहीं है, तो क्या होगा, हमें बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और डीलर से मंगवाना पड़ेगा। डीलर से मंगवाएंगे, क्या पता कितना टाइम लगेगा और इतने टाइम में हमारा बहुत सारा लॉस भी हो सकता है कंपनी में। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होना चाहिए, आपका स्पेयर पार्ट्स आपके स्टोर में ऑलरेडी होने चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है प्रोग्राम को कॉपी करके स्टोर करना चाहिए। यानी कि जो प्रोग्राम इसमें अपलोड किया था उसकी कॉपी बनानी चाहिए, चाहे उसका टेप का यूज़ करो या फिर कोई भी रिकॉर्डिंग
पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, किसी भी चीज़ में आप क्या करो, उस पूरे प्रोग्राम को कॉपी करके स्टोर कर लो, ताकि किसी वजह से इसका बैकअप खत्म हो गया तो दोबारा प्रोग्राम इसमें अपलोड करके पीएलसी को फिर से रनिंग कंडीशन में ला सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रोग्राम को, ये भी हो गया। इसमें आता है पीएलसी को रिप्लेस करते समय बैटरी बैकअप चेक कर लेना चाहिए। यानी जब आप पीएलसी का कुछ रिप्लेसमेंट करें, जैसे पीएलसी में सीपीयू हटाया तो सीपीयू के अंदर ही तो बैकअप होता है। तो अगर आप सीपीयू हटा रहे हो तो उसके अंदर एक बैटरी बैकअप, बैटरी लगी हुई होनी चाहिए, यानी बैटरी बैकअप होना चाहिए। उसके लिए आप लिथियम बैटरी यूज़ करेंगे तो बेस्ट है, क्योंकि इसका बैकअप बहुत अच्छा होता है। तो क्या लिथियम बैटरी यूज़ करनी चाहिए सीपीयू के अंदर, और बैकअप के तौर पे यूज़ करनी चाहिए, ताकि किसी वजह से इसमें अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई, अगर हमारी पावर सप्लाई से कट गई तो इसके अंदर जो हमने प्रोग्राम स्टोर किया था वो इसके अंदर इंस्टॉल रहना चाहिए, वो डिलीट ना हो। तो इसके लिए छोटी बैटरी लगा देते हैं ताकि वो बैकअप इसके अंदर पूरा बना रहे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है चेकलिस्ट ऑफ पीएलसी, यानी कि पीएलसी जहाँ पे हमारी लगी हुई है वहाँ पे एक चेकलिस्ट लगी होनी चाहिए, जहाँ पे जो वहाँ का एम्प्लॉय होगा या टेक्नीशियन है, जो भी है, तो जो भी होगा वो क्या करेगा, उसको रोजाना चेक करेगा, चेक करके उसमें टिक कर देगा कि हाँ इसके नट बोल्ट टाइट हैं और इस पर डस्ट नहीं है और कोई कोरिजन नहीं है। ये सारी चीज़ों के पॉइंट्स को दोबारा चेक करके ऐसे चेकलिस्ट में टिक कर देगा। एक पेपर की मैनुअल चेकलिस्ट होती है, उस चेकलिस्ट को बार बार चेक करेगा। तो उससे क्या है, उसकी मेंटेनेंस हो जाएगी कि कभी आने वाली खराबियों से क्या है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता देखो चेकलिस्ट है, फिर चेकलिस्ट है एक आता है हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। देखो अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था ना यूपीआरबीएनएल जेईई में, उसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पूछा गया था। उसमें यही पूछा था प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होती है, यानी कि मशीन के ख़राब होने से पहले ही मशीन को जब उसे चेक करते हैं चारों तरफ से, अगर उसमें होने वाली खराबी होती है ना, यानी आने वाले ब्रेकडाउन को रोका जा सकता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। तो ये क्वेश्चन उसमें आया था यूपीआरबीएनएल। तो ऐसे छोटे पॉइंट से ही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ये तो कॉम्पिटिटिव के लिए हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। आपके थ्योरी के लिए ये हो गया कि चेकलिस्ट ऑफ पीएलसी, यानी पीएलसी के पास क्या होनी चाहिए, हमारी एक चेकलिस्ट लगी होनी चाहिए, और जिसमें जो एम्प्लॉय होगा वो उसको चेक करके आगे बढ़ जाएगा। फिर अगर लॉग शीट रखनी चाहिए, वहाँ पे एक लॉग शीट होनी चाहिए, यानी अगर पीएलसी पे कोई पर्सन जाता है पीएलसी पे काम करने के लिए तो वो अपनी चेकलिस्ट पढ़ के और जो उसके इंस्ट्रक्शंस है उस इंस्ट्रक्शंस पे क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप आप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा मेंटेनेंस के रख रखाव, यानी मेंटेनेंस ऑफ पीएलसी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं आगे। आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक और टॉपिक। अब इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ाएंगे हम, आपका ये फर्स्ट चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, सेकंड चैप्टर अगले लेक्चर से शुरू कर देंगे आपका। तो अगले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज इन पीएलसी। पीएलसी में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पीएलसी में विभिन्न प्रोग्रामिंग होने वाली लैंग्वेज कौन कौन सी है, तो देखो लैडर डायग्राम लैंग्वेज होती है, दूसरी इंस्ट्रक्शंस लिस्ट लैंग्वेज होती है, थर्ड होती है हमारी हायर लेवल लैंग्वेज। ये 3 प्रकार की लैंग्वेजें हमारी पीएलसी प्रोग्रामिंग के समय होती हैं, यानी इतने टाइप से क्या होती है प्रोग्रामिंग की जाती है। जो हम अपने मॉनिटर के थ्रू करते हैं ना प्रोग्रामिंग, वो इतने टाइप से की जाती है। सबसे पहले देखो लैडर डायग्राम लैंग्वेज, ये जो बनाया ना मैंने आपको कई बार ऐसे बना के दिया चित्र, इसी बोलते हैं लैडर डायग्राम लैंग्वेज। ये जो लैडर डायग्राम लैंग्वेज है ये क्या है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, और सबसे ज़्यादा मतलब जो अब तक की पीएलसी थी उनमें यही लैंग्वेज यूज़ हो रही थी, लैडर डायग्राम लैंग्वेज। इसकी कुछ स्पेशलिटी है, तो वो इसके अंदर क्या क्या है, रिले बेस्ड है, रिले कंट्रोल है, मतलब रिले बिट है, इसके अंदर काउंटिंग है, टाइमिंग है, बेसिक है, और मैप और ऑपरेटिंग क्या क्या है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करती है, वर्क करती है। जैसे कि देखो आपने ये दिखा हुआ है ना, ये मैंने पूरा एक लैडर डायग्राम बनाया, इसमें देखो स्टार्ट बटन, स्टार्ट देंगे, एक ये दूसरा स्विच है। ठीक है, ऐसे फ्लोट स्विच मान लीजिए इसे, जैसे कि पानी भरेगा तो ये क्या करेगा, इसको मोटर को ऑफ करने के लिए है। ठीक है, जैसे ही हम स्टार्ट बटन देंगे तो यहाँ से रिले ऑपरेट होगी, और इस रिले का एक और एनो कॉन्टैक्ट हमने इसके यहाँ से ले लिया। ठीक है, जैसे ही यहाँ से पूरा कॉन्टैक्ट जुड़ेगा, इससे यहाँ को कॉन्टैक्ट जुड़ेगा तो सप्लाई यहाँ से जाएगी, और ये इससे जुड़ा हुआ रहता ही है हमेशा, क्योंकि ये एनसी कॉन्टैक्ट है और ये एनो कॉन्टैक्ट है। तो ये एनसी से सप्लाई फिर से यहाँ को जाएगी, इसमें सप्लाई क्या हो जाएगी, एनर्जाइज हो जाएगी। और जब इसी का कॉन्टैक्ट हमने फिर से ले लिया तो क्या होगा, यहाँ से इसके कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। अगर हम इसको काट भी देंगे तो अब हमें सप्लाई यहाँ से मिल रही है, यहाँ को
और यहाँ कंटिन्यू मिल रही है। यानी कि हमारी जो मोटर है, अब इसका दूसरा कॉन्टैक्ट ये लिया हमने CR2, यानी कि इसी का NO का दूसरा, यानी इसी रिले का दूसरा NO कॉन्टैक्ट लिया, यानी कि ये भी सप्लाई को कनेक्ट कर देगा और हमारी क्या होगी, मोटर चलने लगेगी। अब इस टाइम मोटर चल रही है, अब किसी वजह से हमने इसको बंद करना होगा तो हम इस बटन को दबाएं या ना दबाएं, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई हमारी यहाँ से होती हुई कंटिन्यू जा रही है और इसको यहाँ से कंटिन्यू मिल रही है पंप को, ठीक है। उसके बाद अगर हमें ये बंद करनी होगी तो हम इस फ्लोट स्विच को जैसे ही बंद करेंगे तो यहाँ से देखो सप्लाई कट जाएगी, ये सप्लाई कट जाएगी। ये जैसे ही सप्लाई कट जाएगी तो ये भी ऑफ हो जाएगा और हमारी क्या होगी, मोटर बंद हो जाएगी और ये भी अपनी कॉन्टैक्ट पे से हट जाएगा और नॉर्मल पुरानी कंडीशन में ये चला जाएगा। यानी एक बार दबा के फिर छोड़ देंगे ना तो फिर ये सप्लाई कट जाएगी, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा और ये पुरानी कंडीशन में हो जाएगा। फिर दोबारा ऑपरेशन में इसे ला सकते हैं, ठीक है। ऐसा होता है क्या, ये लोडर क्या है, लैडर डायग्राम लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा आता है हमारा इंस्ट्रक्शंस लिस्ट लैंग्वेज। क्या होती है इंस्ट्रक्शंस लिस्ट लैंग्वेज? है जो आपकी लैंग्वेज होती है उसकी क्या दिखा रखी है, पूरी लिस्ट दिखा रखी है। जैसे कि इनपुट के लिए क्या होती है, LD आउट या फिर आउट नॉट STO, ये किसके लिए है, इनपुट के लिए, ठीक है। दूसरा आता है अर्थमेटिक के लिए, अर्थमेटिक के लिए ऐड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये किसके लिए आ गए, अर्थमेटिक के लिए आ गए लैडर लैंग्वेज, ठीक है। दूसरी इंस्ट्रक्शंस है, यानी लैंग्वेज लिखने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस बनाई जाती हैं वो हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइमर। टाइमर के लिए लिख देते हैं सिर्फ TIM, टाइम। टाइम लिख दिया तो PLC इसको एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ अब मुझे टाइम की बिट मिली है, ठीक है। नेक्स्ट होता है काउंटर। काउंटर के लिए CTU या फिर CTD, ये क्या हो गई, इसकी इंस्ट्रक्शन लिस्ट हो गई, इंस्ट्रक्शंस लिस्ट हो गई जो लैंग्वेज बनाई जाती है उसमें प्रोग्राम की। नेक्स्ट है कंपेयर। कंपेयर के लिए CMP, यानी किसी 2 बिट का अगर कंपेयर कराना पड़ेगा तो उसके लिए क्या बिट यूज करेंगे, CMP, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लॉजिकल। लॉजिकल के लिए क्या है, ADN और, ठीक है। ये हो गया, ये किसके लिए हो गई, इंस्ट्रक्शंस लिस्ट लैंग्वेज के लिए। और ये जो काम करती है ये माइक्रो कंट्रोलर या ये कंप्यूटर बेसिक की तरह क्या करती है, काम करती है, ठीक है। फिर अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हायर लेवल लैंग्वेज। हायर लेवल लैंग्वेज सिंपल जैसे आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जिसमें आप टाइपिंग वगैरह करते हो, बिल्कुल वही है, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम वही है हायर लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हायर लेवल लैंग्वेज क्या है, बिल्कुल वही लैंग्वेज है जो आप कंप्यूटर में यूज करते हो, जैसे लेट, इनपुट, रीड, डाटा, यानी यही चीजें ऐसे ही उसमें PLC में यहाँ लिखी जाती है। जैसे ये प्रोग्राम बनाया, वहाँ ऐसे प्रोग्राम बनाया जाएगा, यानी लिख के बनाया जाएगा। तो ये क्या होगी, हायर लेवल लैंग्वेज होगी, ठीक है। इसकी जो लैंग्वेज है वो CTL है, इसका मतलब है कंप्यूटर टाइप टाइप लैंग्वेज, CTL, ठीक है। इरेज करके दोबारा बता देता हूँ आपको, CTL लैंग्वेज होती है इसकी, CTL। C से मतलब हो गया कंप्यूटर टाइप लैंग्वेज, कंप्यूटर टाइप लैंग्वेज CTL। और बेसिक लैंग्वेज इसमें यूज होती है, ठीक है, हायर लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो इसके अंदर यही पॉइंट थे हमारे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। लैडर डायग्राम ये हैगा हमारा, इंस्ट्रक्शंस लिस्ट हमारे पास ये रही, और हायर लेवल लैंग्वेज के अंदर इस तरह की हायर लैंग्वेज आती है, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम।